माई सेल्फ सपना मित्तल। मैं भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में बायोलॉजी लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपको इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में बताने जा रही हूँ। इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है? देखो, आज के जिस वातावरण में हम रहते हैं, हमारे वातावरण में चारों तरफ क्या है, बहुत सारे वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, प्रोटोजोन्स हैं, जो समय समय पर हमारे शरीर पर आक्रमण करते रहते हैं। उनके आक्रमण से बचने के लिए ईश्वर ने हमारे शरीर में एक तंत्र बनाया है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। ठीक है, इम्यून सिस्टम कहते हैं। अब ये इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र किस प्रकार कार्य करता है? यह दो प्रकार से कार्य करता है। सबसे पहला होता है इनेट या इनेट इम्यूनिटी, सहज प्रतिरक्षा। क्या कहते हैं? इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, या इसको हम सहज मतलब जो आसानी से, सरलता से हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? इनेट इम्यूनिटी कहते हैं या सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। सहज प्रतिरक्षा, जैसे ही हमारे शरीर में कोई रोगाणु, पैथोजन, जैसे अब क्या है, हम कोरोना वायरस के बारे में सुन रहे हैं कि वायरस, बैक्टीरिया कहाँ है? एटमॉस्फेयर में है, किसी भी सतह पर है और समय समय पर हमारे शरीर में आक्रमण करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में सहज प्रतिरक्षा में कि जो भी वायरस हमारे शरीर में जाता है, स्वतः ही हमारे शरीर की कुछ बैरियर्स हैं, कुछ अवरोधक हैं, जो उनको प्रवेश करने से रोकते हैं या उनको नष्ट करने का कार्य करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। दूसरा एक्वायर्ड या उपार्जित। एक्वायर्ड इम्यूनिटी या जिसे हम क्या कहते हैं? उपार्जित जो वायरस या पैथोजन के प्रवेश करने के पश्चात हमारे शरीर में उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं या एक्वायर्ड कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इनेट या सहज प्रतिरक्षा क्या है। देखो, सहज प्रतिरक्षा में हमारे शरीर में 3 लाइन ऑफ डिफेंस पाए जाते हैं। सबसे पहला है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सुरक्षा का प्रथम स्तर, है ना? क्या होता है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सुरक्षा का प्रथम स्तर। सुरक्षा के प्रथम स्तर में कौन काम करते हैं? हमारी स्किन, हमारी त्वचा, हमारे नाखून, हमारे बाल, ये सब किस में काम करते हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में। ठीक है, फर्स्ट मतलब प्रथम, सुरक्षा का प्रथम स्तर। ठीक, हमारे शरीर में जो त्वचा है, ये हमारा सबसे पहला स्तर है, जो रोगाणुओं को हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। ठीक है, तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, इसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक होते हैं आपके फिजिकल बैरियर या भौतिक अवरोधक। क्या कहते हैं? भौतिक अवरोधक। दूसरे होते हैं केमिकल बैरियर्स, रासायनिक अवरोधक। ठीक है, क्या होते हैं? रासायनिक अवरोधक या केमिकल बैरियर। जो आपके फिजिकल बैरियर हैं, इनमें क्या आती है? आपकी स्किन, त्वचा आती है। ठीक है, त्वचा, स्किन हमारा सबसे पहला सुरक्षा स्तर है, जो रोगाणुओं को हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। कैसे? कि त्वचा में क्या पाया जाता है? केराटिन पाया जाता है। ठीक है, और ये केराटिन क्या करता है? वायरस को, बैक्टीरिया को हमारे शरीर में प्रवेश करने नहीं देता। ठीक है, इसके बाद दूसरे बैरियर हैं म्यूकस मेम्ब्रेन्स। म्यूकस मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं? आपकी श्लेष्मिक झिल्लियाँ। श्लेष्मिक झिल्लियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? जैसे हमारे मुख में, हमारा जो मुख गुहा है, इसमें क्या है? श्लेष्मिक म्यूकस झिल्लियाँ हैं, जो क्या बनाती हैं? म्यूकस बनाती हैं, श्लेष्म बनाती हैं। अगर हमारे मुख में कुछ मच्छर भी चला जाता है तो क्या होता है? एकदम थूक आता है और हम उसको थूक देते हैं बाहर, मच्छर को उसके साथ। तो इसी तरह जो बैक्टीरिया हैं, उनको शरीर में प्रवेश करने से कौन रोकता है? म्यूकस। ऐसे ही कुछ म्यूकस झिल्लियाँ कहाँ हैं? हमारी आहार नाल में है,
हमारी श्वास नाल में है ना, जो वायरस बैक्टीरिया को हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकती हैं। ठीक है, तो क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं जो इनको हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करने देती। तीसरा है हमारा कॉर्निया। कॉर्निया के बारे में आप जानते हैं, कॉर्निया नामक झिल्ली कहाँ पाई जाती है, हमारे नेत्र में, हमारे आँखों पर पाई जाती है। ठीक है, और ये नेत्र की सुरक्षा का कार्य करती है। तो ये सब किसके अंतर्गत आ गए, फिजिकल बैरियर्स के अंतर्गत आ गए। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारा आता है आपका कौन सा, केमिकल बैरियर्स, केमिकल रसायन, है ना। केमिकल बैरियर्स में जैसे हमारी त्वचा में क्या पाई जाती हैं, ऑयल ग्लैंड्स, है ना, क्या होती हैं, ऑयल ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड, पसीने की ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां जिन्हें हम कहते हैं, है ना, ये क्या बनाती हैं, ये ग्लैंड्स, श्वेत ग्रंथियां क्या बनाती हैं, पसीना, और ये क्या बनाती हैं, ऑयल। ऑयल ग्लैंड में क्या होता है, जो तरल बनता है उसमें फैटी एसिड होता है, वसीय अम्ल होता है, जो रोगाणुओं को हमारी त्वचा पे वृद्धि करने से रोकता है। ऐसे ही हमारी जो पसीने की ग्रंथियां हैं, जो स्वेट ग्लैंड है, पसीने की ग्रंथियों द्वारा जो पसीना बनता है, इसमें क्या होता है आपका, लाइसोएंजाइम होता है, लैक्टिक एसिड होता है, जो क्या करता है, हमारे शरीर में रोगाणुओं के प्रवेश को रोकता है, कि हमारे शरीर में रोगाणु प्रवेश नहीं कर पाते। ठीक है, तो दो बैरियर है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में, फिजिकल बैरियर है और केमिकल बैरियर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है आपका सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, देखो जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वह पूरी तरह अभेद नहीं है, मीन्स ऐसा नहीं है कि इसको भेदे बिना वायरस या बैक्टीरिया या पैथोजन हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते, है ना। ये कैसा है, अभेद है, इसको भेद कर भी प्रवेश कर सकते हैं। कैसे, कब प्रवेश कर सकते हैं, जैसे चोट लग गई, कट गया, छिल गया, जल गया, है ना, तो सीधे मार्ग मिल जाता है रोगाणुओं को हमारे शरीर में प्रवेश करने का, कि रोगाणु आसानी से हमारे शरीर में क्या कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है आपका, हमारा सुरक्षा का दूसरा स्तर सक्रिय होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, सुरक्षा का दूसरा स्तर, है ना। और सुरक्षा के दूसरे स्तर में कौन भाग लेती हैं, आपने नाम सुना होगा कि हमारे ब्लड में क्या पाई जाती है, WBCs पाई जाती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, है ना। और वो हमारा क्या बनाती हैं, प्रतिरक्षा तंत्र बनाती हैं। कैसे, जो आपकी WBC हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में भाग लेती हैं, कौन कौन सी हैं आपकी, मोनोसाइट, नाम सुना होगा मोनोसाइट्स का, ब्लड में मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेज। ये क्या करती हैं, बाहर से कोई भी रोगाणु जब हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जब उसे सीधे सीधे मार्ग मिल जाता है हमारे शरीर में प्रवेश करने का, ऐसी स्थिति में ये जो कोशिकाएं जो ब्लड में प्रेजेंट हैं, ये रुधिर केशिकाओं को भेदकर, है ना, रुधिर केशिकाओं को भेदकर कोशिकाएं कैसे आ जाती हैं, पादाभ बनाकर, कूटपाद बनाकर कहाँ आ जाती हैं, पैथोजन के पास, और उस पैथोजन को चारों ओर से क्या कर लेती हैं, घेर लेती हैं, अंदर ले लेती हैं, और उसका क्या कर देती हैं, पाचन। इस क्रिया को हम कहते हैं भक्षाणु प्रतिक्रिया या फेगोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी कोशिकाएं क्या करती हैं, देखो हमारी जो ब्लड है कहाँ पाया जाता है, ब्लड वेसल में, यहाँ पर ब्लड है रुधिर वाहिनी के अंदर, है ना, और रुधिर वाहिनी में ही रुधिर में क्या प्रेजेंट होती है, WBC। अब ये WBC इसकी भित्ति को पार करके कैसे आती है, कूटपाद बनाकर, जहाँ पर पैथोजन होता है उसके पास आ जाती हैं, और पैथोजन को चारों ओर से घेर कर उसे क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। ठीक है, इनके इस पार करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, डायपिडिसिस कहते हैं या केशिका पारण कहते हैं, कि केशिकाओं को पार करके कहाँ गई, पैथोजन के पास, और उसको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। ठीक है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में इस क्रिया को भक्षाणु प्रतिक्रिया कहते हैं। ऐसे शोध प्रतिक्रिया इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस भी होती हैं। ठीक है, मेन टॉपिक मुझे जो पढ़ाना है वो क्या है, थर्ड लाइन ऑफ
डिफेंस, सुरक्षा का तीसरा स्तर। ठीक, सुरक्षा का फर्स्ट हो गया है, सेकंड हो गया, नेक्स्ट हमारा है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को ही हम क्या कहते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो शुरू के दो स्तर मैंने आपको बताए हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो इनेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत आते हैं, और ये उपार्जित एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है, इसे हम कहते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। जब पैथोजन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मीन्स सुरक्षा के प्रथम स्तर और सुरक्षा के द्वितीय स्तर को भी भेद कर हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। कैसे? दूषित जल, दूषित वायु, ठीक है, द्वारा हमारे कहाँ पहुँच गए हैं? शरीर के अंदर पहुँच गए हैं। ठीक, और हमारा शरीर का कौन काम करता है? प्रतिरक्षा तंत्र। पहले वह आक्रामक को या पैथोजन को पहचानता है, ठीक है, और उसको पहचान कर उसके अगेंस्ट क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है या एंटीबॉडीज़ बनाता है, और वो एंटीबॉडीज़ उस पैथोजन को या रोगाणुओं को क्या करती हैं? नष्ट करती हैं, है ना। तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा कब उत्पन्न हुई? जब पैथोजन शरीर के अंदर पहुंच गया, प्रवेश कर गया, ठीक है। उसके बाद हमारी सेल ने उसको रिकॉग्नाइज किया, मीन्स पहचाना, और पहचानने के बाद उसके अगेंस्ट क्या बनाई? एंटीबॉडी या प्रोटीन बनाया, और उसको क्या किया? नष्ट किया। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? एक्वायर्ड मतलब उपार्जित इम्यूनिटी, जो वायरस या पैथोजन के प्रवेश करने के पश्चात ही सक्रिय होती है, और पैथोजन से हमारे शरीर की क्या करती है? सुरक्षा। पैथोजन रोगाणु, है ना, रोगाणु से हमारे शरीर की क्या करती है? सुरक्षा करती है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, या क्या कहते हैं? उपार्जित प्रतिरक्षा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जनरली जो सेल काम करती हैं वो कौन सी सेल काम करती हैं? हमारी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स WBC का एक टाइप है लिम्फोसाइट। ठीक है, ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये कहाँ बनती हैं? लिम्फेटिक ऑर्गन में, ठीक है, लसिका अंगों में, जैसे थाइमस ग्लैंड। कहाँ बनेगी? थाइमस ग्लैंड में, और लिम्फ नोड में, लिम्फ नोड में, नेक्स्ट बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। कहाँ बनेगी? बोन मैरो में। ठीक है, आरंभ में जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, मीन्स भ्रूणीय अवस्था में, जब माता के गर्भाशय में भ्रूण है, उस समय थाइमस ग्रंथि से क्या बनती हैं? लिम्फोसाइट्स बनती हैं। परंतु जन्म के बाद जो लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? आपके बोन मैरो। बोन मैरो किससे कहते हैं? जो हमारी लंबी अस्थियां हैं, उन लंबी अस्थियां अंदर से कैसी होती है? खोखली। उन खोखली अस्थियों में क्या भरा रहता है? एक फ्लूइड, एक तरल भरा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं या अस्थि मज्जा कहते हैं। उस अस्थि मज्जा में जो आपकी लाल अस्थि मज्जा है वो RBC का निर्माण करता है। ठीक है, शेष जो आपका अस्थि मज्जा है या बोन मैरो है, पीला या येलो, वो क्या बनाता है? आपका लिम्फोसाइट्स का निर्माण करता है। अब ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की। एक होती है T लिम्फोसाइट्स, एक होती है आपके T लिम्फोसाइट्स, नेक्स्ट वन होती है हमारे B लिम्फोसाइट्स। एक होती है T और एक होती है B। दोनों का ही निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। पर जो हमारी T लिम्फोसाइट्स हैं, जो हमारी T लिम्फोसाइट्स हैं, बनती कहाँ हैं? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में, और मैच्योर भी कहाँ होती हैं? बोन मैरो में ही। पर मैच्योर कहाँ होती हैं? आपकी थाइमस ग्रंथि में।
थाइमस ग्लैंड में। जो हमारी बी लिम्फोसाइट्स हैं ये कहाँ बनती हैं? बोन मैरो में। और मैच्योर भी कहाँ होती हैं? परिपक्व भी कहाँ होती हैं? बोन मैरो में होती हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी में कितने प्रकार के लिम्फोसाइट्स बनते हैं? 2 प्रकार के लिम्फोसाइट्स बनते हैं जब हमारी कौन सी इम्यूनिटी काम करती है? एक्वायर्ड। ठीक है, अब हमें ये तो पता लग गया कि कहाँ बनती हैं लिम्फोसाइट्स, कितने प्रकार की होती हैं। अब ये लिम्फोसाइट्स कार्य कैसे करती हैं, कैसे फंक्शन करेंगी ये लिम्फोसाइट्स? जो हमारी उपार्जित प्रतिरक्षा है या एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। 2 टाइप्स की होती है। सबसे पहला कौन सा दिया है आपका? एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी। हिंदी में प्रतिरक्षी मध्यस्थ प्रतिरक्षा। ठीक है, क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज को हम क्या कहते हैं? ये एंटीबॉडीज दिखाई गई है। एंटीबॉडीज को हम क्या कहते हैं? प्रतिरक्षी। क्या कहते हैं? प्रतिरक्षी मध्यस्थ प्रतिरक्षा। पहले यही समझाते हैं क्या होती है प्रतिरक्षी मध्यस्थ प्रतिरक्षा। इसको शॉर्ट में हम कहते हैं AMI। इसी का एक नाम क्या है? दूसरा नाम भी दिया गया है ह्यूमोरल इम्यूनिटी या तरल प्रतिरक्षा कहते हैं। हिंदी में तरल प्रतिरक्षा या ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। इसमें कैसे काम होता है? जैसे ही मान लीजिए हमारा शरीर है, हमारे शरीर में क्या पहुंचा है? कोई वायरस, किसी वायरस ने क्या की है? एंट्री की है। ये वायरस है। ठीक है, तो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय होगा और क्या बनाएगा? लिम्फोसाइट्स। ये क्या है? ये बोन मैरो है। बोन मैरो अस्थि मज्जा। इसमें क्या बनेंगी? लिम्फोसाइट्स। और वो लिम्फोसाइट्स बनने के बाद क्या बनाती हैं? एंटीबॉडीज। क्या बनाती हैं? एंटीबॉडीज बनाती हैं, प्रतिरक्षी बनाती हैं और रिलीज कर देती हैं कहाँ? ब्लड में। इनसे बनने के बाद एंटीबॉडीज कहाँ जाती हैं? ब्लड में। और रुधिर द्वारा कहाँ तक पहुँचती हैं? वायरस के पास तक पहुँचती हैं और इस वायरस से जुड़कर, इससे चिपककर इसको क्या कर देती हैं? नष्ट कर देती हैं। ठीक है, तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होता है? लिम्फोसाइट सेल्स सीधे अपने आप काम नहीं करती। लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं अपने आप काम नहीं कर रही हैं। लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं क्या बना रही हैं? एक विशेष प्रकार की प्रोटीन बना रही हैं जिन्हें हमने क्या कहा है? प्रतिरक्षी प्रोटीन कहा है या एंटीबॉडीज़ कहा है। वो एंटीबॉडीज़ ब्लड द्वारा कहाँ तक पहुँचती हैं? वायरस के पास तक पहुँचती हैं और वायरस से चिपककर उसको क्या कर देती हैं? नष्ट कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम रखा है एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसमें जनरली कौन सी लिम्फोसाइट्स हमारी काम करती हैं? बी लिम्फोसाइट्स। AMI में कौन सी काम करती हैं? बी लिम्फोसाइट्स काम करती हैं। ठीक है, कौन सी काम करेंगी? बी लिम्फोसाइट्स काम करेंगी। नेक्स्ट जो हमारा आता है नंबर 2, सेकंड में कौन सा होता है आपका? सेल्यूलर मीडिएटेड इम्यूनिटी या कोशिका, हिंदी में लिखेंगे तो कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा। इसमें भी सेम वही होता है। अगर कोई वायरस हमारी बॉडी में आया है, ये वायरस आ गया,
वायरस के बॉडी में आते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम सक्रिय हो गया, प्रतिरक्षा तंत्र, और प्रतिरक्षा तंत्र से क्या बन के आएंगी, बोन मैरो से, अस्थि मज्जा से क्या बन के आएंगे, लिम्फोसाइट्स। अब क्या रही, कौन सी लिम्फोसाइट्स आती हैं, टी लिम्फोसाइट्स। इसमें कौन सी काम करती हैं, टी लिम्फोसाइट्स। इसमें अंतर क्या है, ये जो लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं हैं वो डायरेक्ट कहाँ तक पहुँचती हैं, वायरस के पास तक पहुँचती हैं रुधिर द्वारा, ठीक है, या तो स्वयं भक्षाणु क्रिया द्वारा वायरस को खाकर नष्ट कर देती हैं, ठीक है, या वायरस के निकट पहुंचने के बाद ही क्या बनाती हैं, उसकी संरचना को देखकर उसके अनुरूप क्या बनाती हैं, प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज बनाती हैं, और वह प्रतिरक्षी कोशिकाएं क्या कर देती हैं, वायरस को नष्ट कर देती हैं। समझ आया। तो हमारे शरीर में जो उपार्जित प्रतिरक्षा है या एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये एक पर्टिकुलर पैथोजन पर क्या करती है, फंक्शन करती है। कितने प्रकार से, दो प्रकार से, एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी और सेल्यूलर मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक। तो कितने प्रकार हो गए आपके, दो। अब हम बार बार एक ही वर्ड बोल रहे हैं, एंटीबॉडीज प्रतिरक्षी बनाती हैं, एंटीबॉडीज। अब ये एंटीबॉडीज क्या हैं, ये प्रतिरक्षी क्या हैं, है ना। अब हम जनरली देखो, जैसे कोरोना वायरस फैल रहा है, हम शरीर में कहते हैं उनकी प्रतिरक्षा क्या है, उनका तंत्र कैसा है, मजबूत है, या हमने टीका का लगवाया है, हमने वैक्सीन लगवा लिया है, और वैक्सीन लगवाने के बाद हमारे शरीर में क्या बन गई है, प्रतिरक्षी बन गई हैं, हमारे शरीर में क्या बन गई हैं, एंटीबॉडीज़। अब ये एंटीबॉडीज़ या प्रतिरक्षी होती क्या है, देखो जो प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीबॉडीज़ जनरली क्या होता है आपका, एक प्रोटीन होता है ना। और हम सब जानते हैं जो प्रोटीन है वो किससे मिलकर बने होते हैं, हमारे एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड श्रृंखलाबद्ध होकर चेन के रूप में जुड़कर क्या बनाते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और मैं आपसे कह रही हूँ कि एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षी क्या है, एक प्रोटीन है ना। और यदि प्रतिरक्षी एक प्रोटीन है तो वो किससे मिलकर बनी है, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड जब एक के बाद एक चेन में जुड़ते चले जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा, एक के बाद एक अमीनो एसिड जुड़ रहा है पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा, और बनने वाली इन श्रृंखलाओं को हम क्या कहते हैं, पॉली पेप्टाइड चेन। क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। अब एंटीबॉडीज एक प्रोटीन है तो ये किससे मिलकर बनी है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बनी है। एक एंटीबॉडी में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, एक ये है ना। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4, कितनी होती है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, जिनमें से 2 हैवी बड़ी श्रृंखलाएं हैं, इन्हें हैवी चेन कहते हैं, और 2 छोटी श्रृंखलाएं होती हैं, इन्हें लाइट चेन कहते हैं। जो आपकी बड़ी श्रृंखलाएं हैं या हैवी चेन है वो डाइसल्फाइड, ये सल्फर दिखाया है, डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा लाइट चेन से क्या होती हैं, जुड़ी रहती हैं, ठीक है। किससे जुड़ी रहती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा। जो आपकी एंटीबॉडीज़ है, एंटीबॉडीज़ में ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन हमें दिख रहा है, इसे कहते हैं कांस्टेंट पोर्शन, स्थायी भाग। इस भाग में कोई परिवर्तन नहीं होता, यह जैसा है एज इट इज़ रहता है। पर जो ये ऊपर वाला भाग जो डॉट डॉट से मैंने दिखाया है, इसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल पोर्शन। वेरिएबल मीन्स परिवर्तनशील, परिवर्तनशील भाग। एंटीबॉडीज़ का ये जो भाग है ये परिवर्तनशील होता है। इसकी स्ट्रक्चर एंटीजन की स्ट्रक्चर के अनुरूप क्या होती है, बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। कैसे, मान लीजिए वायरस कैसा है, गोल है, तो यहाँ से ये इस तरह का बना देगी स्ट्रक्चर, जिससे वायरस उसके अंदर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। इस समय इस ऊपर वाले भाग को इसीलिए हम क्या कहते हैं, एपीटॉप। क्या कहते हैं, एपीटॉप कहते हैं, जिसकी संरचना पैथोजन की संरचना के अनुरूप क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। इसीलिए क्या है, वेरिएबल पोर्शन है, ठीक है। तो हमेशा जो वायरस है या पैथोजन है ना, वो कहाँ चिपकते हैं, आकर यहाँ जुड़ जाते हैं, और एंटीबॉडीज़ उन पैथोजन को गलाकर नष्ट कर देती है। यह क्या होता है आपका, जब बहुत सारे रोगाणु यहाँ आकर चिपक जाते हैं तो एक क्लम्ब, एक गुच्छा बन जाता है ना,
और उस क्लम या गुच्छे को कौन सी कोशिकाएं, हमारी मैक्रोफेग कोशिकाएं भक्षाणु क्रिया द्वारा क्या करती हैं, खाकर नष्ट कर देती हैं। तो समझ आया एंटीबॉडीज़ क्या हैं और वो किस प्रकार अपनी भूमिका निभाती हैं, किसमें, प्रतिरक्षा में। ठीक है, तो क्या करती हैं, प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कौन, एंटीबॉडीज़ या प्रतिरक्षी। ठीक, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, अब हमने इतना सारा पढ़ा है ना, तो हमें कुछ महसूस हुआ कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसकी कुछ स्पेशलिटी है, कुछ विशेषता है। ठीक है, क्या होगा आपका जो इम्यून सिस्टम की विशेषता क्या है, सबसे पहले पैथोजन को पहचानना। हमारा इम्यून सिस्टम में इतनी एफिशिएंसी है, इतनी क्षमता है कि वह अपने शरीर की प्रोटीन और बाहर से आई हुई प्रोटीन को क्या करता है, पहचानता है। अपने शरीर की प्रोटीन को नष्ट नहीं करता, जो भी बाहर से प्रोटीन आता है उसको पहचानने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो पहली विशेषता क्या है, आक्रामक को पहचानना। ठीक, दूसरी विशेषता हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की क्या है, आक्रामक या एंटीजन को निपटाना। ठीक है, आक्रामक या एंटीजन को निपटाना मीन्स खत्म करना। ठीक, आक्रामक या एंटीजन को पहचान लिया, पहचानने के बाद अब उसको क्या करना है, नष्ट करना है, खत्म करना है। कैसे, कई विधियां हैं। सबसे पहले दिए है निष्प्रभावन, न्यूट्रलाइजेशन, निष्प्रभावन किसकी विधि है, ये आक्रामक को निपटाना, नष्ट करना। आक्रामक को पहले पहचाना है, फिर आक्रामक को निपटाना, खत्म करना, नष्ट करना। कैसे, सबसे पहले दिया निष्प्रभावन या न्यूट्रलाइजेशन। इस न्यूट्रलाइजेशन या निष्प्रभावन में क्या होता है आपका, जनरली ये क्रिया किसके अगेंस्ट फंक्शन करती है, वायरस। बॉडी में जब वायरस जाते हैं तब ये काम करती है। इसमें क्या होता है, जैसे ही कोई वायरस बॉडी में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बन के आती हैं और ये एंटीबॉडीज़ इस वायरस को चारों ओर से घेर लेती हैं इस तरह से, क्योंकि हम सब जानते हैं वायरस जब तक सेल के बाहर है तब तक निर्जीव है, मीन्स उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक वो किसी सेल के बाहर है, अगर किसी सतह से चिपका है, हाथ से चिपका है, हमारे वायरस हमारे पैर पे, हाथ पे, हमारी वस्तु पे, तब तक उसका कोई प्रभाव नहीं है, वो निर्जीव है। पर जब वो किसी सेल के अंदर एंट्री करेगा तभी वह सक्रिय होकर फंक्शन करेगा। तो हमारी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो क्या करती हैं, वायरस को चारों ओर से घेर लेती हैं। एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, वायरस को घेर लिया। अब अगर चारों तरफ से घेर लिया तो यह किसी भी कोशिका से चिपक नहीं पाएगा हमारे शरीर की, और जब तक चिपकेगा नहीं अपने आनुवंशिक पदार्थ को उसके अंदर नहीं डाल पाएगा। ठीक है, और जब तक आनुवंशिक पदार्थ नहीं जाएगा तो वायरस की कॉपीज नहीं बनेंगी। तो क्या कर दिया, उसको चिपकने नहीं दिया और एक क्लम्प, एक गुच्छा सा बन गया। ठीक है, और कौन सी कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं, मैक्रोफेग, मैक्रोफेग कोशिकाएं ब्लड में, और वो क्या करती हैं, कूटपात द्वारा इसको चारों तरफ से क्या कर लेंगी, घेर लेंगी, अंदर ले लेंगी अपने शरीर के, और भक्षाणु क्रिया द्वारा उसको क्या कर देंगी, खत्म कर देंगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, निष्प्रभावन या न्यूट्रलाइजेशन। ठीक, नेक्स्ट आता है आश्लेषण। आश्लेषण, आश्लेषण या एग्लूटिनेशन में क्या होता है, यहाँ पर एक वायरस है, बहुत सारी एंटीबॉडीज़ हैं। इसमें अपोजिट होता है एक एंटीबॉडीज़, और एक एंटीबॉडी से बहुत सारे क्या चिपक जाते हैं आकर, एक एंटीबॉडी से बहुत सारे वायरस या पैथोजन आकर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और फिर भी क्लम बन जाएगा। फिर मैक्रोफेज कोशिकाएं भक्षाणु क्रिया द्वारा इनको क्या कर देंगी, नष्ट कर देंगी। ठीक है, तो पहला निष्प्रभावन, दूसरा आश्लेषण, तीसरा दिया है समूहन। समूहन या प्रेसिपिटेशन, इसमें एक एंटीबॉडी और क्या होता है, एक ही वायरस, एक से एक मीन्स
बहुत सारे छोटे छोटे समूह बन जाते हैं, बहुत सारी एंटीबॉडीज़, और हमें क्या दिखाई देते हैं, छोटे छोटे प्रेसिपिटेट, छोटे छोटे, बहुत बड़ा समूह ना दिखकर छोटे छोटे समूह दिखते हैं, ठीक है। और इनको भी भक्षाणु क्रिया द्वारा क्या कर दिया जाता है, नष्ट। नेक्स्ट और लास्ट आता है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन, इसमें क्या होता है, बस सेम है, ये किसके समान, निष्प्रभावन। यहाँ तो वायरस है, अगर वायरस के स्थान पर क्या हो जाए, बैक्टीरिया, जीवाणु हो जाए और एंटीबॉडीज उसको चारों तरफ से घेर ले इसी तरह, तो उसे हम कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, आश्लेषण हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा, गुच्छा क्लम बन जाएगा और मैक्रोफेज कोशिकाएं नष्ट कर देंगी। क्लियर हो गया आपका, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो प्रतिरक्षा तंत्र की क्या हो गई, विशेषता, ठीक है। प्रतिरक्षा तंत्र की विशेषता हो गई कौन सी, आक्रामक को निपटाना, आक्रामक को खत्म कर क्या करना, पहचानना, निपटाना। अब आता है आक्रामक की स्मृति रखना। स्मृति मीन्स याददाश्त। अब एक बार कोरोना वायरस आया है ना, ठीक, क्या किया, हमारे शरीर ने उस प्रतिरक्षी बन गई, उसको नष्ट कर दिया, ठीक है। जिनको प्रभाव कम हुआ उनके शरीर में क्या बन गई, एंटीबॉडीज बन गई। अब वो एंटीबॉडीज हमारे शरीर में जाकर क्या हो जाती हैं, स्टोर हो जाती हैं। इनका कुछ लाइफ स्पैन होता है, लगभग 28 डेज मानते हैं, ठीक है। स्टोर हो गई, अगर वही वायरस हमारे शरीर में फिर से एंट्री करता है तो उसको तुरंत ही निष्क्रिय कर दिया जाएगा, है ना। इसलिए हमने न्यूज़ में भी सुना है कि जिनको कोरोना हो चुका है, अगर उनका प्लाज्मा लिया जाए, क्योंकि प्लाज्मा में क्या होती है, ये प्रतिरक्षी बनी हुई है पहले से ही वायरस के अगेंस्ट, अगर हमने वो प्लाज्मा उनकी बॉडी में चढ़ाया तो प्रतिरक्षी उन्हें तुरंत क्या कर देंगी, उस वायरस के प्रभाव से सुरक्षित कर देंगी, है ना। इसे ही हम क्या कह रहे हैं, वैक्सीन कह रहे हैं या टीका कह रहे हैं, है ना। वैक्सीन और टीका क्या होता है आपका, देखो जो भी वायरस है उस वायरस को निष्क्रिय करके या क्षीणीकृत करके हमारे शरीर में पहुंचा दिया जाता है ना। अब वायरस कैसे गया है, निष्क्रिय होकर बॉडी के अंदर गया है, पर हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के लिए वो क्या है, वो बाहर से आया हुआ प्रोटीन है। निष्क्रिय है या सक्रिय उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारे उनको तो नष्ट करना है। हमारा शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय होता है, एंटीबॉडीज बनाता है, वायरस को नष्ट कर देता है ना। हमने जो वैक्सीन लिया वो क्या है, निष्क्रिय वायरस है, तो हमारे शरीर में क्या बन गई, एंटीबॉडीज बन गई हैं, है ना। अब यदि वायरस सक्रिय अवस्था में हमारे शरीर में आएगा तो हमारे शरीर में पहले से ही एंटीबॉडीज क्या है, प्रेजेंट हैं, जो उस वायरस को क्या कर देंगी, नष्ट कर देंगी। इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, टीकाकरण कहते हैं या वैक्सीनेशन कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।